अच्छा, हमने लास्ट क्लास में बॉटम नेविगेशन, स्प्लैश स्क्रीन और नेविगेशन ड्रॉअर हमने देखा था डिज़ाइनिंग के अंदर। अच्छा, अब हम आज से जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फायरबेस की चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद किस तरीके से फायरबेस से कनेक्टिविटी करनी है अपनी एप्लीकेशन के साथ उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सही, तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं फायरबेस का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए फायरबेस हमारे पास है क्या। तो फायरबेस हमारे पास क्या चीज़ है कि भाई मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर तुम्हारे पास वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हमारे पास जो डेटाबेस प्रोवाइड करता है और बाकी दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ें हमारे पास फायरबेस प्रोवाइड कर रहा होता है। और गूगल्स का मोबाइल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम क्या करते हो, तुम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो और उसको कनेक्ट करते हो अपनी एप्लीकेशन के साथ जो तुम्हारे पास अपनी सिस्टम के अंदर मौजूद है। सही, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एसक्यूएल सर्वर था, माई एसक्यूएल था, वहाँ हम क्या करते थे, डेटाबेस बनाते थे और डेटाबेस को कनेक्ट करवाते थे अपनी एप्लीकेशन से, यानी कि वेब एप्लीकेशन। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी यही काम हो रहा है। यहाँ पर भी तुम डेटाबेस की इंटरएक्टिविटी ही करवा रहे हो। डेटाबेस ही प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास फायरबेस है जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद फायरबेस के अंदर एक और चीज़ आती है, क्लाउड फायर स्टोर, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही वो सेक्शन है जहाँ पर तुम्हारे पास एक चीज़ वर्ड यूज़ हो रहा है, नो एसक्यूएल। तो यहाँ पर हमारे पास जो पूरा डेटाबेस होता है वो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है। यहाँ जैसे पॉइंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता, क्योंकि दूसरा पॉइंट है अनलाइक अ एसक्यूएल डेटाबेस, यहाँ रिलेशनल डेटाबेस तुम्हें नज़र नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर कोई टेबल नहीं होगा, कोई रॉज नहीं होंगी, कोई कॉलम्स नहीं होंगे। यहाँ पूरा टोटली तुम्हारे पास किसके ऊपर डिपेंड होगा, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। अब ये डॉक्यूमेंट का वर्ड जो यूज़ हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट ही बनाई जाती है। क्लियर, डॉक्यूमेंट बेस्ड ही तुम्हारे पास क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट किसके अंदर होती है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्यूमेंट कहाँ बनाई जाती है, वो चीज़ तुम्हारे पास क्लाउड फायर स्टोर के अंदर, उसका भी एक नाम है। और वो नाम क्या है, वो है तुम्हारे पास सबसे लास्ट लाइन पर लिखा हुआ है, विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कलेक्शंस, यानी कि एक कलेक्शन बनेगी। जैसे हमने उसमें भी देखा था, हमने कलेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और मैं वहाँ रिलेट करके आया था कि हमारे पास डिफरेंट कलेक्शंस हैं, लेकिन मैप जो है कलेक्शन वो तुम्हारी आगे यूज़ होगी इन फ्यूचर। तो वही मैप कलेक्शन इस्तेमाल होगी तुम्हारी यहाँ पर कनेक्ट करने की, क्योंकि कलेक्शन के अंदर इसका बिहेवियर भी बिल्कुल वैसे ही है मैप की तरह। और मैप में था क्या, की वैल्यू पेयर्स। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट बनती है वो कैसी होती है, वो की वैल्यू पेयर्स पे डिपेंड करती है। और उसमें हमारे पास देखो यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है कि भाई ईच डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, यानी कि मुझे आईडी बनानी है तो उसकी की होगी, मेरे पास आईडी की वैल्यू आ जाएगी। फिर नाम बनाना है तो नेम की होगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ रॉ और कॉलम की कहानी नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नो एसक्यूएल। तो अगर कोई तुमसे सवाल करता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नो एसक्यूएल और एसक्यूएल, तो उसका मेन डिफरेंस यही है कि भाई वहाँ टेबल्स नहीं होते और वहाँ पर टेबल्स होते हैं। और दूसरा डिफरेंस मेन ये है कि भाई जहाँ आरडीबीएमएस होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वहाँ पर एसक्यूएल यानी कि वो फिर तुम्हारा दूसरा आ जाता है, एसक्यूएल डेटाबेसेस आ जाते हैं। और जहाँ पर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होता है वहाँ नो एसक्यूएल आ जाता है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से पार्ट होता है। यहाँ तुम्हें देखो नज़र आ रहा है, यहाँ से समझ में आ जाएगा कि भाई कलेक्शंस क्या हैं। कलेक्शन हमारे पास देखो ये है पूरा, ये जो यूज़र्स तुम्हें नज़र आ रहा है नाम, इसका मतलब है कि भाई ये कलेक्शन है। और उसके अंदर हमारे पास क्या बने हुए, ये डॉक्यूमेंट्स बने हुए, यानी कि ये पहला डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कुछ हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, की वैल्यू पेयर आ रहा है। दूसरा डॉक्यूमेंट है, इसी तरीके से मतलब समझ लो जिस तरीके से रॉज होती थी अलग, वैसे ही हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक बंदे का एक डॉक्यूमेंट हो गया, यानी कि मेरा रिकॉर्ड है तो इसका मतलब है मेरा एक डॉक्यूमेंट बन गया। दूसरा किसी और का रिकॉर्ड है, तुम्हारा रिकॉर्ड है तो वो एक डॉक्यूमेंट बन गया, यानी कि जितने 17 बच्चे हैं तो 17 बच्चों का डॉक्यूमेंट्स बनाया जाएगा एक ही कलेक्शन के अंदर। कलेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स।
क्लियर। और उसके अंदर मल्टीपल हमारे पास डॉक्यूमेंट आ रहे होंगे, जैसे तुम्हारे पास यहाँ तुम ये भी देख सकते हो कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा रखा हुआ है। सही, तो यही चीज़ हमारे पास सिनेरियो पूरा चल रहा होता है फायरबेस के अंदर। और मोंगोडीबी जो तुम्हारे पास जहाँ पर रिएक्ट वगैरह में नोड पे इस्तेमाल हो रही होती है, उसका भी यही बिहेवियर। तो नो एसक्यूएल दोनों जगह एक ही चीज़ है। यहाँ पर फायरबेस में तुम्हें समझ में आ गई चीज़, तो वहाँ पर भी तुम्हें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर तुम्हें किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है अपनी फायरबेस की वेबसाइट पे। तो यहाँ तुम आ गए और यहाँ पर तुमने सर्च किया फायरबेस, तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास लोगो के साथ आ जाएगा फायरबेस इस तरीके से, और ये तुम्हारी फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी फायरबेस फॉर एप्स firebase.google.com। और यहाँ पर तुम्हारे पास देखो पूरा ये प्लेटफॉर्म आ रहा है इस तरीके से, तुम्हारे पास सारी चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आके तुम्हें इधर आना है गेट स्टार्टेड इन कंसोल, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद तुम्हें ये लेकर चला जाएगा तुम्हारे कंसोल के अंदर, और कंसोल के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इधर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ आएगा ये क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट। अच्छा, पहले लिमिटेशन नहीं थी इसकी एक ईमेल आईडी पे, अब इन्होंने लिमिटेशन लगा दी है कि 3 ही बना सकते हैं प्रोजेक्ट्स। सही, तो देख के बनाना, इस्तेमाल करना कि मल्टीपल टेस्टिंग के लिए प्रोजेक्ट नहीं बनाते रहना, वरना 3 पे लिमिट ख़त्म हो जाएगी। सही, क्योंकि मैं इस ईमेल आईडी पर नहीं बना सकता, यहाँ पर वैसे ही 5 बने हुए हैं, तो ये बनाते वक्त भी अगर मैं ये बनाऊँगा तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर बोलेगा कि भाई आपकी लिमिट क्रॉस कर गई है, तो मैं इसके लिए दूसरी जीमेल कनेक्ट करता हूँ और दूसरी जीमेल पर इसको देखते हैं हमारे पास किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर एक का अभी मौजूद है रेशो, तो यहाँ तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट, और इस तरीके से तुम्हारे पास आ जाएगा कि भाई सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम बता दो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, क्योंकि हम ये कनेक्टिविटी कर ही किस लिए रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कि भाई हमारे पास हम CRUD से इंटरेक्टिविटी कैसे हमारे पास एप्लीकेशन में CRUD इम्प्लीमेंट होगा, ताकि हमारा डेटा कैसे आ रहा है जा रहा है हमें से ये सारी चीज़ें पता चल रहा है। तो CRUD नाम दे दिया, उसके नीचे देखो ये आईडी आ रही है तुम्हारी, ये भी इम्पॉर्टेंट होती है बहुत। तो 48 CAA इसके साथ इसने अटैच कर दिया, तो मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँ। कुछ ये सारी चीज़ें बताएगा, इनेबल जेमिनी इन फायरबेस, ये सारी चीज़ें, इसमें जनरेटिव AI का भी पार्ट है कि यहाँ पर हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स। तो इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर देखो यहाँ एक ऑप्शन है चूज़ और क्रिएट अ गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस, यहाँ पर आकर लास्ट क्या कर दोगे, क्रिएट प्रोजेक्ट। तो यहाँ एक तुम्हारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी करनी होती हैं। तो पहले ये तुम्हारा क्रिएट हो जाए प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट क्रिएशन के साथ मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उसको ज़रा करते हैं हम कि भाई हमारे पास जब तक वहाँ क्रिएट हो रहा है मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि इसी में से चीज़ें हमें जो भी तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट होगा उसको कनेक्ट करना होगा उसके साथ, और वो किस तरीके से करना है वो हमारे पास सारी चीज़ें ऐसे होंगी। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैसेज आ गया है, योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज़ रेडी। कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ जेमिनी का भी ऑप्शन दे रहा है असिस्ट, यहाँ पर भी तुम इसको जेमिनी को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर देखो यहाँ तुम्हारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। iOS सबको पता है क्या होता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमारी एप्लीकेशन iOS पे चल सके। दूसरा एंड्रॉयड सिंपल मोबाइल जो होता है उस पे चल सके। तीसरा ऑप्शन है वेब। सही, इसको भी हम एडमिन पैनल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास वेब किस तरीके से इंटरेक्ट हो सकता है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन पे एडमिन यूज़ नहीं कर सकता सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो वेब प्लेटफॉर्म पे यूज़ करता है। तो उसको भी साथ साथ देखेंगे। तो हमें तीनों को कनेक्ट करना होगा। तो पहले क्या करना है, पहले यहाँ पर आना है एंड्रॉयड पे।
एंड्रॉयड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बोलेगा ऐड फायरबेस टू योर एंड्रॉयड ऐप। जो आपकी ऐप है उससे क्या करो, फायरबेस को इंटरेक्ट करो। जब भी मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, एक नई एप्लीकेशन बना रहा था ताकि हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास एक नई एप्लीकेशन के अंदर हम उसकी सेटिंग कर दें। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ फॉर CRUD ऐप और इसको यहाँ पर क्रिएट करवा कर यहाँ हमारे पास हमें इसके अंदर से कुछ चीज़ें क्या करनी होंगी, पास करनी होंगी उसके अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर देखो बना दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जाना है, मेरे पास डिफरेंट फोल्डर्स थे, एंड्रॉयड है, iOS है, वेब है। तो मैं पहले कहाँ जाऊँगा, एंड्रॉयड पे जाऊँगा और एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास फोल्डर है ऐप का। ऐप के फोल्डर के अंदर देखो यहाँ क्या नज़र आ रहा है तुम्हें, build.gradle। क्लियर? यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर देखो नेम स्पेस नज़र आ रहा है नज़र नेम स्पेस। यही क्या करना है, तुम्हें उठा के पास कर देना है यहाँ। यही चीज़ पैकेज नेम मांग रहा होता है। क्लियर है? कहाँ गए, हमने खोला एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के बाद हमने ऐप का फोल्डर खोला, ऐप के फोल्डर में सिंपल हमने build.gradle की फ़ाइल देखी, build.gradle के अंदर हम आ गए नेम स्पेस के अंदर और यहाँ पर से हमने यही उठाकर वहाँ पर क्या करवा दिया, वहाँ पर पास करवा दिया। और कुछ नहीं करना, ऑप्शनल है, बाकी सारी दोनों चीज़ें ऑप्शनल है। इसको क्या कर दो, रजिस्टर ऐप, और ये एक फ़ाइल देगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल होती है। वो चीज़ तुम्हारी एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए। क्या, ये देखो यहाँ पर क्या है, गूगल सर्विसेज डॉट जेसन, और उस फाइल के साथ तुम्हें प्लेसमेंट भी बता रहा है कि तुमने रखनी कहाँ है। इसी फोल्डर के अंदर है, हम ऐप के अंदर हैं, build.gradle देखी, उसी के नीचे रखना है गूगल सर्विसेज डॉट जेसन को। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको डाउनलोड करूँ, और ये एक दूसरे की प्रोजेक्ट की फ़ाइल नहीं होती, ये हर किसी की अलग होगी। तो जो तुमने डाउनलोड करी है वही अपने फोल्डर में डालोगे, वरना अदरवाइज़ वो किसी और की एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लेकर आए तुम, देखो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पर आया, मैंने क्या किया, सिंपली ऐप के अंदर लाके इसको छोड़ दिया। क्लियर? वहाँ से उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे build.gradle के नीचे। तो यहाँ देखो सब चीज़ें उसी प्रोजेक्ट आईडी है, वही प्रोजेक्ट नंबर है, स्टोरेज बकेट है। तो यहाँ सब चीज़ें इंफॉर्मेशन है कि भाई तुम्हारी एप्लीकेशन से रिलेटेड ऑनलाइन अकाउंट जो प्रोजेक्ट बनाया उससे सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तुमने पैकेज नेम सेट किया था, वही पैकेज नेम दे रहा है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास एक सेट हुई हुई तुम्हारी अलग अलग तुम्हारी सबकी फाइल्स होंगी। वो तुम क्या करोगे, यहाँ पर लाके डाल दोगे, और उसके बाद तुमने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कुछ चीज़ें बता रहा होता है कि हमें ये प्लगइन्स, ये डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती हैं। तो इसको ऐड करने का तरीका क्या है कि इसको जब ऐड करना है तो इसके लिए सिंपल है कि भाई मेरे पास सेट हुआ हुआ रखा हुआ है, तो तुम्हें यहाँ पर इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या करोगे, ये मैं पूरा नोटपैड पे बना के दे दूँगा कि यहाँ पर भाई build.gradle के अंदर ये डाल देना है। ऐप के अंदर गए और इसको ओपन विथ कोड कर लिया। तो यहाँ पर नीचे ये जो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, डिपेंडेंसीज और अप्लाई प्लगइन, तो ये पूरा स्टैटिक पैटर्न है कि भाई ऐसे ही तुम्हें सेट करना है। यहाँ पर फायरबेस डॉट फायरबेस बॉम्ब, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए, फायरबेस के लिए। तो ये डिपेंडेंसीज हमने क्या करवानी है, यहाँ से ऐड करवानी है। तो मैं ले वहीं से रहा हूँ build.gradle से, और तुम्हारी जो फाइल है यहाँ पर एक्चुअल, उसमें लाके मैं इसके नीचे क्या रख रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। फ्लटर सोर्स जहाँ पर लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दी मैंने। तो ये हो गया मेरा सेट। जो वो वहाँ गाइडलाइन दे रहा था उसको बहुत आसान अंदाज से वहाँ पर हमने पूरा क्या कर दिया, सेट करवा दिया डिपेंडेंसीज। यहाँ कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं जो अलग से डालनी पड़ती हैं, तो वो सब चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। अप्लाई प्लगइन नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट के बाद तुमने क्या करना है, कंटिन्यू टू कंसोल, और कंटिन्यू टू कंसोल करोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी तुम्हारी सेट हुई हुई ऐप। क्लियर? इसका प्रोजेक्ट ओवरव्यू होता है। प्रोजेक्ट ओवरव्यू में जाओगे, यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट सेटिंग्स है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे हमारे पास देखो क्या आ रहा है,
अगर तुम क्या कर रहे हो, बनाते वक्त अपनी फ़ाइल डाउनलोड करना भूल गए हो, तो यहाँ पर आकर क्या कर सकते हो, गूगल सर्विसेज डॉट जेसन के अंदर से ये फ़ाइल डाउनलोड करके दोबारा बना सकते हो। यानी कि अगर तुमने कंप्लीट कर लिया अपना, तो यहाँ प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर आके सारी चीज़ें फिर कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर रिमूव करना है तो रिमूव दिस ऐप का मतलब है कि तुमने जो एंड्रॉयड के लिए सेटिंग करी है इसको ख़त्म कर रहे हो। क्लियर? तो ये रिमूव हो जाएगी। दोबारा बनाना है दोबारा से बना दो, पैकेज नेम गलत हो गया है, कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं, तो वो सब चीज़ें तुम इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है एंड्रॉयड के लिए कि कैसे करना है। इसको करो, फिर उसके बाद हम किसको देखेंगे, iOS को। iOS का भी सेम पैटर्न है, वैसे ही सेट करना होगा, तो उसको भी देखेंगे। पहले इसको करो कंप्लीट। फायरबेस को अपनी जीमेल से करो लॉगिन। iOS की कनेक्टिविटी भी देख लो हमारे पास किस तरीके से होगी। हमने क्या करना है, वही पैटर्न फॉलो करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। क्या करा हमने, सबसे पहले ऐड ऐप, और फिर उसके बाद हम आए यहाँ पर। अब एंड्रॉयड की जगह iOS पे, एप्पल पे क्लिक किया, सिलेक्शन करी। अब देखो यहाँ पर पैकेज नेम की जगह क्या बोल रहा है, बंडल आईडी मांग रहा है। क्लियर? तो दोनों चीज़ों के अंदर रजिस्ट्रेशन ऐप जो है वो अलग अलग तरीके से है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास, हम वहीं आएंगे VS कोड के अंदर और एंड्रॉयड को कर देंगे बंद। हो गया, अब इससे रिलेटेड ख़त्म हो गया काम। नेक्स्ट फोल्डर पे आ जाएंगे, हमारे पास iOS का फोल्डर है और उसके अंदर कौन से फोल्डर में जाना है, runner.xcode प्रोजेक्ट। ये जो तुम्हारा तीसरा फोल्डर है इसके अंदर तुम गए और यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ पर तुम्हें एक फ़ाइल नज़र आ रही है नोटपैड टाइप की, उसमें तुम जाकर क्या करोगे, यहाँ पर आकर कंट्रोल F करोगे और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे बंडल अंडरस्कोर, और जैसे ही अंडरस्कोर लिखोगे तुम्हें कहाँ लेकर आ जाएगा, तुम्हें लेकर आ जाएगा ये यहाँ पर। तो देखो यही बंडल आईडी है। अब ये और उसमें डिफरेंस है, com.example तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो बंडल आईडी बनाता है, प्रोजेक्ट का नाम जो बनाता है वो अलग तरीके से बनाता है। तो यहाँ पर देखो तुम्हें नज़र आ रहा है फॉर CRUD ऐप, तो ये चीज़ वहाँ से नहीं डालनी, ये चीज़ यहीं पर आके, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट कैपिटलाइज फॉर्मेट में होता है, तो यहीं से उठा के तुमने क्या करना है, बंडल आईडी को यहाँ पर कर देना है पेस्ट। सही? तो ये चीज़ एग्जैक्टली इसमें कोई कैपिटल स्मॉल को सही नहीं करोगे, क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ पर भी वही डिफाइन है। क्लियर? बात समझ में आ गई भाई? स्टेप फोल्डर, तीसरा फोल्डर, थर्ड फोल्डर, उसके अंदर तीसरी फाइल, और तीसरी फाइल में क्या करना है, बंडल अंडरस्कोर आइडेंटिफायर। क्लियर? तो यहाँ पर ये वाली चीज़ हो गई। यहाँ पर भी वही अगेन ये दोनों चीज़ें, इसको कुछ नहीं करना अभी, ऑप्शनल है। यहाँ पर तुमने रजिस्टर ऐप किया और रजिस्टर ऐप करने के बाद तुम्हारे पास देखो एक और चीज़ आएगी, वही चीज़ अगेन कि जैसे वहाँ पर गूगल सर्विसेज डॉट जेसन की फ़ाइल थी, अब यहाँ पर एक अलग फ़ाइल हमारे पास मौजूद है जिसमें iOS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो उसको क्या करना है, तुमने यहाँ पर अगेन वैसे ही डाउनलोड करना है और इसको यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट करवाना है किधर लाकर, कि भाई तुम्हारे पास ये नज़र आ रहा है, अब इसको कर दोगे बंद। यहाँ तुम्हारे पास एक और फोल्डर है रनर का, यहाँ पर तुमने क्या करना है, उसको लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। कौन सी वाली फ़ाइल, ये वाली। तो मैंने रनर का फ़ोल्डर खोला हुआ है, फ़ोल्डर खोल लो पहले ताकि तुम्हारे पास तुम्हें लोकेशन पता हो, और यहाँ पर रनर के फ़ोल्डर में लाके इसको ड्रॉप कर देना है। तो तुम्हारे पास ये कुछ XML टाइप की फ़ाइल पूरी ये तुम्हारी आ जाएगी। इसके अंदर देखो इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग तरीके से स्टोर्ड हुई है वही गूगल सर्विसेज डॉट जेसन में जो तुम्हें चीज़ें नज़र आ रही थी वही सारी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट आईडी, स्टोरेज बकेट, लेकिन पैटर्न अलग है। क्लियर? तो इसको यहाँ पर रनर में आके तुमने रख देना है और यहाँ नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, फायरबेस SDK है, ये सब कंसोल से रिलेटेड कहानी बता रहा है पूरा, जो कि हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्ट हम VS कोड से कर रहे होंगे काम, तो हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। और यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना, जैसे इनिशियलाइजेशन कोड बता रहा है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये किस लिए दे रहा है, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के लिए, कि आप अपनी ऐप में फायरबेस से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो वो यहाँ पर हमने क्या करना है, नेक्स्ट और कंटिन्यू टू कंसोल। सही? तो दो चीज़ें बता देता हूँ, वेब की भी डायरेक्ट बता देता हूँ और ये भी, क्योंकि ये जल्दी हो गई है कंप्लीट, तो साथ साथ हम वेब की भी कर लेते हैं। वेब में और आसान है, ये हो गया हमारा iOS का। ऐड ऐप करोगे, हमारी बाकी बची एक चीज़ वेब की,
और उस पर आके तुमने क्या करना है, सिर्फ ये देना है बस वेब ऐप का नाम, और वो कहाँ जाना है। अब 2 फोल्डर ख़त्म हो गए, अब जाहिर सी बात है एक तीसरा फोल्डर हमारे पास बचा है, वो बचा है हमारा वेब का। क्लियर। वेब के अंदर तुम्हारे पास एक फ़ाइल है manifest.json, उसके अंदर जाओगे और तुम्हारे पास तुम्हारा सबसे टॉप पे एक नाम लिखा हुआ होगा फॉर क्रड ऐप, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम है। उसको यहाँ पर लाके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर ये चीज़ चेक मार्क लाजमी करना, ऑल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग फॉर दिस ऐप, जो कि तुम्हारे पास डिफ़ॉल्टली क्या होगा, यहाँ पर होस्टिंग को भी सेटअप कर रहा है, ताकि वेब ऐप की जो तुम्हारी होस्टिंग है तो वो लिखा हुआ है देयर इज़ नो कॉस्ट टू गेट स्टार्टेड एनी टाइम। क्लियर। और यहाँ पर तुम्हारे पास ये ऑटोमेटिकली क्या सिलेक्ट करेगा, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट कोड सिलेक्ट करेगा, और नो डिप्लॉयज येट, अभी तक नहीं है डिप्लॉयमेंट, तो यहाँ इसको इस तरीके से रजिस्टर ऐप कर देना है, और यहाँ पर भी आगे कंटिन्यू करना है, सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी है। फायरबेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम अलग तरीके से करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमें इसी तरीके से कंटिन्यू टू कंसोल में कर देनी है, और हमारे पास इस तरीके से पूरा यहाँ मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि भाई मेरे पास 3 ऐप्स मौजूद हैं, और 3 ऐप्स में हमारे पास ये 2 चीज़ें आ रही हैं, और एक क्रड ऐप यहाँ पर हमने वेब ऐप के लिए यहाँ बना दी है। क्लियर। तो ये 2 चीज़ें इसको भी जल्दी से कर लो इम्प्लीमेंट। अच्छा देखो, हमारे पास एक फ़ाइल थी pubspec.tml, सही। इसमें हमारे पास हमने एक एसेट वाला काम देखा था कि हमारे पास हम एसेट्स के अंदर इमेजेस को लगा रहे थे, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अब तुम्हारे पास फायरबेस का काम है, वो सारी चीज़ें ऐसी तो नहीं चल जाएंगी। तुमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तुमने कनेक्टिविटी भी बिल्ड करनी होगी कि फंक्शंस जो हैं फायर स्टोर के या फिर फायरबेस के, वो आएंगे कैसे, वो आएंगे तुम्हारी डिपेंडेंसीज़ के थ्रू। सही। तो तुम्हें क्या करना होगा, जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसी ऐसी रिलेटेबल है कि .NET में तुम क्या करते थे, कुछ पैकेजेस डाउनलोड कर रहे थे SQL सर्वर को इंटरेक्ट करने के लिए, तुम आइडेंटिटी के लिए तुमने पैकेजेस डाउनलोड किए थे। तो वही एग्जांपल तुम्हारे पास यहाँ फिट होती है कि भाई ये डिपेंडेंसीज तुम्हें क्या करनी है, ये डाउनलोड करनी है। यहाँ पर जैसे तुम्हें नज़र आ रहा है क्लाउड फायर स्टोर, तुम्हें फायरबेस कोर ही नज़र आ रहा है, तुम्हें फ्लटर टोस्ट नज़र आ रहा है, रैंडम स्ट्रिंग, तो यही चीज़ें क्या करनी होंगी, ये यहाँ पर तुम्हें डाउनलोड करनी होंगी। कैसे करनी है, इसके लिए तुम्हें आ जाना है यहाँ पर, यहाँ सर्च करना है pub.dev। ये एक वेबसाइट है फ्लटर के लिए, फायरबेस के लिए तुम्हारे पास, कि तुम यहाँ से सारे पैकेजेस क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन ही नज़र आ रहा है तुम्हें, सर्च पैकेजेस। तो सर्च पैकेजेस का मतलब है कि मैं एक एक करके पैकेजेस को सर्च करूँगा, और सर्च कर करके टर्मिनल पे इसको रन करना है। 2 तरीके होते हैं, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो और रन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला पैकेज देखते हैं कि भाई हमारे पास हमें चाहिए क्लाउड फायर स्टोर, जो हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है क्लाउड फायर स्टोर, सर्च करके एंटर कर देना है। सबसे पहला पैकेज तुम्हें नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लटर प्लगइन फॉर क्लाउड फायर स्टोर, अ क्लाउड होस्टेड नो SQL डेटाबेस विथ लाइव सिंक्रोनाइजेशन एंड ऑफलाइन सपोर्ट ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। क्लियर। तो यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास देखो इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। अब लेटेस्ट वर्जन ही हमें करना है, अभी जो चल रहा होगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर आना है इंस्टॉलिंग पर। इंस्टॉलिंग पे आके देखो 2 तरीके बता रहा है कि मैं इसको कॉपी करके भी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन गलती क्या होगी, जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि भाई इंडेंटेशन का मसला होता है कि इधर उधर हो जाए इंडेंटेशन। तो मैं सिंपली क्या करूँ, मैं इसको इस्तेमाल करूँ, फ्लटर पब ऐड क्लाउड फायर स्टोर। जितने भी पैकेजेस होंगे वो इसी तरीके से तुम्हें नज़र आ रहे होंगे, और इसको क्या करना है, तुमने कॉपी करना है। और मैं अपने पुराने वाले जो अभी हमने बनाया था उस प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ, क्योंकि इसकी pubspec.yaml खाली होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल
बैकटिक से टर्मिनल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। सही, पेस्ट कर दिया मैंने, एंटर किया। एंटर करके रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज करेगा तो देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, उसी लोकेशन पे इसने क्या किया, वहीं पर क्लाउड फायर स्टोर के पैकेज को यहाँ लाके उसने ऐड कर दिया। क्लियर। तो ये चीज़ नीचे जो आ रहा है एक्सेस डिनाइड, ये कोई मसला नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा पैकेज यहाँ आना चाहिए। तो पहला पैकेज हो गया भाई। और दूसरा पैकेज क्या करना है, अब वही आसान तरीका है कि भाई दूसरा सर्च करना है फायरबेस कोर। अब वापस पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर लिखो तुम फायरबेस कोर और यहाँ पर आके एंटर कर दो। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबलिंग कनेक्टिंग टू मल्टीपल फायरबेस ऐप्स। फायरबेस की ऐप से कनेक्टिविटी कैसे बिल्डअप होगी, वो इस एक्सटेंशन, इस पैकेज के थ्रू होगी। इसमें भी इंस्टॉलिंग पे जाना है, कॉपी करना है और यहाँ पर लाके कर देना है पेस्ट और इसको भी एंटर कर देना है। तो तुम्हारे पास सेकंड पैकेज भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे। देखो न्यूअर वर्जन्स हैं, मेरे पुराने प्रोजेक्ट में पुराने वर्जन्स होंगे, नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये दो चीज़ें हो गई। और अब ये जो फ्लटर टोस्ट है ये मैसेजेस के लिए, जैसे हम यूज़ करते थे ना जावास्क्रिप्ट में, हमारे पास अलर्ट आता है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर भी पॉपअप जो शो होता है वो इस पैकेज के थ्रू होता है। इसका कोई काम नहीं है इंटरेक्शन करने का फायरबेस से, ये सिर्फ टोस्ट मैसेजेस शो करने के लिए। जैसे तुम्हारे पास टोस्ट लाइब्रेरी PHP में भी थी, उस पर भी हमारे पास jQuery के थ्रू जो आती थी, तो वहाँ पर भी इसको भी सर्च करने का तरीका यही है। फ्लटर टोस्ट लिखा, एंटर किया, तुम्हारे पास अगेन पैकेज आ गया। यहाँ लिखा हुआ है टोस्ट लाइब्रेरी फॉर फ्लटर ईजली क्रिएट टोस्ट मैसेजेस। इसको भी आए यहाँ पर, इसकी सैम्पल भी होगी यहाँ पर, यहाँ कोड भी है। जब कोड इस्तेमाल कर रहे होगे तो यहीं से करोगे कॉपी। इसका डिज़ाइनिंग कोड सारी चीज़ें सैम्पल जो है वो यहाँ पर ही है। सही, तो यहाँ इंस्टॉलिंग पे आए और यहाँ पर आकर तुमने क्या किया, इसको भी कॉपी किया और अगेन यहाँ पर लाकर कर दिया पेस्ट। एक रह गया हमारे पास, एक पैकेज यहाँ पे मौजूद है जो तुम्हें नज़र आ रहा है, वो क्या है, बेसिक। अभी क्योंकि ऑथ एप्लीकेशन के लिए अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास CRUD एप्लीकेशन के लिए ये फ़िलहाल बहुत हैं, ये सारे पैकेजेस हमारे पास इनफ हैं। तो यहाँ रैंडम स्ट्रिंग है। रैंडम स्ट्रिंग क्यों काम आएगा, आईडी जनरेट करने के लिए। डॉक्यूमेंट में आईडी बनानी होगी तो हम आईडी जो है वो इस तरीके से बना सकते हैं कि हम यहाँ पर लिखें रैंडम स्ट्रिंग, सर्च करें और पैकेज हमें ये आईडी जनरेट करवा कर देगा। देखो लिखा हुआ है रैंडम ASCII स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट यूजिंग रैंडम फॉर्म डॉट मैथ, यानी कि जो हम आईडी पूरी बनाएंगे स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास 1 2 3 जनरेट होती है SQL में भी, तो वैसे ही हम डॉक्यूमेंट में भी बनाना चाह रहे हैं तो इसकी मदद ले सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, इसमें ये नहीं करना, ये डार्ट के लिए पहली वाली कमांड को कॉपी नहीं करना। यहाँ दो चीज़ें, क्योंकि इसको इस डार्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ फ्लटर वाले पे ही करना है तुम्हें। सही, गलती से उसको नहीं चला देना। तो यहाँ पर आकर हमने अगेन इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ हमारे पास ये वाली भी रैंडम स्ट्रिंग वाली। तो ये 4 पैकेजेस हैं, इसको इंस्टॉल करो। इसको इंस्टॉल करने के बाद pub.dev पे जाओ, पूरा इम्प्लीमेंट करो इसको। अच्छा भाई आ जाओ भाई, VNC पे इंस्टॉल कर लिए पैकेज। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई हमें अपने फायरबेस के पैकेजेस जो डाउनलोड किए हैं उसका कुछ काम है। वो क्या काम है, वो ये काम है कि भाई हमें इनिशियलाइजेशन देनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से, यानी कि अपनी ऐप कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो सिर्फ तुम्हारे पास डाउनलोड करके फ़ाइल डालने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास देखो तुम्हें नज़र आ रहा है firebase.initialize ऐप, तो ये पूरी डिपेंडेंसी है। क्लियर। तो अब यहाँ पर ये एरर्स हमारे पास क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, वो इसलिए होते हैं कि भाई अगर कोई दूसरे सिस्टम पे या फिर हमने नया दोबारा सिस्टम पे अपग्रेड किया फ्लटर और तुम्हारे पास पुराना प्रोजेक्ट रखा हुआ है, तो वहाँ पर ये चीज़ होती है कि भाई एरर आते हैं। तो इसको क्या करना होता है, अगर ऐसा केस तुम्हारे पास आए तो तुमने फ्लटर पब गेट के प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए तो तुम्हारे पास ये रिज़ॉल्व करेगा, क्योंकि पैकेजेस जो हैं वो रिज़ॉल्व नहीं करा हुआ होता। तो वो चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से ये
समझ जाता है, थोड़ा सा टाइम लेगा तो तुम्हारे पास इस तरीके से ये पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। ये उस वक्त का केस है अगर तुम्हारे पास ऐसी चीज़ आ रही हो। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करना है, ये API की तुम्हें कहाँ से मिलेगी, ऐप ID कहाँ से मिलेगी, ये सब चीज़ें मैं अभी दिखा कर आया था कि तुम्हारे पास तुम्हें जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड्रॉयड वाले में यहाँ पर तुम्हें कहाँ मिलने वाली ये चीज़ें वो यहाँ है। तुम्हारे पास देखो क्या क्या चीज़ें हैं, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट ID मौजूद है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें तुम्हारे पास आइडेंटिफाई हो रही होंगी। ये रही प्रोजेक्ट ID। प्रोजेक्ट ID की यही लिखोगे, लेकिन यहाँ वैल्यू जो है उसकी वो अपनी वाली लिखोगे। कौन सी वैल्यू, वो ये वाली वैल्यू प्लेस करोगे जो तुम्हारे पास यहाँ पे मौजूद है। और ये पूरा कोड तुम्हारे पास एग्जैक्टली कैसे डिफाइंड होगा, ये तुम्हारे पास तुम्हारे मेन के फंक्शन के अंदर, और मेन के फंक्शन के अंदर तुम्हें करना क्या है, ये तुम्हारा पूरा पार्ट तुमने इनिशियलाइजेशन का यहाँ से, मैं इसको उस वाले प्रोजेक्ट में ले जाता हूँ जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, और इसके अंदर यहाँ पे कर देना है प्लेस। अब यहाँ क्योंकि हमने पैकेजेस तो डाउनलोड किए हैं लेकिन लाइब्रेरी हमारे पास अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है, तो कंट्रोल डॉट करेंगे तो हमारे पास किस तरीके से इंपोर्ट होगी, तुम भी कॉपी करके पेस्ट करोगे, यही एरर आएगा तुम्हारे पास। तो तुमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी को, तो हमारे पास इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगी। अभी भी अवेट पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास तुम्हें वहाँ नज़र आ रहा है कि भाई एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस को अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास बार बार तुम इस चीज़ को समझ चुके हो कि भाई हमारे पास एसिंक ऐड होता है, .NET में भी हमने समझा था, और इसके साथ अवेट भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि तुम एसिंक्रोनसली अपने फंक्शंस को क्या करना चाह रहे हो, एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे मैं जो अपनी IDs हैं वो वही वाली पेस्ट करूँगा। कौन सी वाली, यहाँ से मैं उठाऊँगा अपनी प्रोजेक्ट ID और यहाँ पे लाके इसके अंदर प्रोजेक्ट ID के अंदर रिप्लेस कर दूँगा यहाँ। पहला काम हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, ऐप ID नज़र आ रही है हमें, तो हमने क्या करना है, हमने अपनी ऐप ID को लेने के लिए यहाँ आ जाना है नीचे, और यहाँ पर तुम्हें देखो ऐप ID इस तरीके से मिल जाएगी। सही, तो यहाँ पर हम डाल देंगे ऐप ID अपनी, और यहाँ पे मैंने क्या इधर छेड़ दिया, इधर करना था हमें। सही है, तो यहाँ पर ऐप ID आ जाएगी हमारी, और इधर कर देंगे हम इसको ऐप ID को पेस्ट। सही, प्रोजेक्ट ID भी यहाँ से ये वाली आ जाएगी, इसको दोबारा वहीं पर डाल देते हैं। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब हमारे पास दो चीज़ें बची हैं, एक API की बची है और एक मैसेजिंग सेंडर ID। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें बराबर में एक सेक्शन नज़र आ रहा है क्लाउड मैसेजिंग का, यहाँ पे आना है, और क्लाउड मैसेजिंग पे आओगे तो तुम्हारे पास यहाँ जो लोडिंग कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हारी सेंडर ID जो है वो यहाँ तुम्हें नज़र आ जाएगी। इसको लेना है और इसको कॉपी करके यहाँ पे कर देना है तुमने मैसेजिंग सेंडर ID पे पेस्ट। सही है। अब देखो API की का सेक्शन तुम्हें खाली नज़र आ रहा है, कहाँ पर, यहाँ। वेब API की जो है तुम्हें यहाँ नज़र नहीं आ रही कि तुम्हारे प्रोजेक्ट की वेब API, और सबकी स्टेट यही होगी। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर आओगे, देखो साइड पे सेक्शन पे जा रहा हूँ मैं, बिल्ड पे, और इसके अंदर तुम्हारे पास तुम्हारा सेक्शन है किसका, ऑथेंटिकेशन का, जिस पे आगे इन फ्यूचर यहीं पर ही आओगे ऑथेंटिकेशन पे। यहाँ पर आने के बाद तुमने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है गेट स्टार्टेड, और गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पर गूगल की सर्विस को क्या कर देना है, इनेबल कर देना है। यहाँ पर तुम्हें प्रोवाइडर्स नज़र आ रहे हैं, हम नेटिव प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे इन फ्यूचर, लेकिन यहाँ अभी फ़िलहाल हम क्या कर देते हैं, एडिशनल प्रोवाइडर अपनी API की जनरेट करने के लिए इसको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से इनेबल कर देना है, और यहाँ पर ये जो नॉट कॉन्फ़िगर्ड नज़र आ रहा है इस पर सेलेक्ट कर देना है अपनी ईमेल को। क्लियर। तो यहाँ आके इसको कर देना है सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पर तुम्हारे पास तुमने वापस अपने प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे जाना है, तो वहाँ एक वेब API की जनरेट हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर भी देखो वही दे रहा है तुम्हें इन्फो plist, और यहाँ CRUD ऐप में गूगल सर्विसेज .json देगा। डन किया, इनेबल हो चुका है, और यहाँ पर वापस आके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या होगी, वेब API की जनरेट हो जाएगी आफ्टर
ऑथेंटिकेशन इनेबलिंग। क्लियर? तो इसको करना है कॉपी और यहाँ पर लाकर तुमने इसको कर देना है पेस्ट, ये जो हमारी API की थी। तो इससे तुम्हारे पास सारे सेक्शंस जो हैं वो कीज़ के कंप्लीट हो गए कि भाई तुमने इस तरीके से तुम्हारी फायरबेस से इंटरेक्शन इस प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी, यानी कि अब जो काम करोगे वो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, फैच करवाना है, वो सब चीज़ें अब क्या करेगा, समझ पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इसको लो और इसको अपने उससे मॉडिफाई करो, मेन के अंदर करना है और एसिंग लगाना नहीं भूलना। मैं पूरा ही दे देता हूँ ये स्ट्रक्चर और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ एयरफोर्स शेयर। अब ये अपने पास सेव रखना भाई, इसको करो और इंपोर्ट करना क्योंकि एरर आएगा फर्स्ट टाइम पे, तो अपनी फायरबेस की लाइब्रेरी को इंपोर्ट लाजमी करना।